हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो दूसरा पार्ट है स्कूल लेवल फिजिक्स लेक्चर सीरीज का, जिसमें हम क्लास 9th के साइंस का चैप्टर मोशन पढ़ रहे थे। लेट मी डू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन लास्ट वीडियो। हमने शुरुआत की थी मोशन के बारे में पढ़ने के लिए, और हमने मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं ये पढ़ा था। मोशन के रेट ऑफ चेंज को मेजर कैसे करते हैं ये पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे देखते हैं, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो एक्सेलरेशन क्या होती है, ये पढ़ा था। देन वी वर ऑन द टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। उसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कवर किया था। इस वीडियो में हम इसके बाद के पोर्शंस को कवर करेंगे, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का सब टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक द लास्ट वीडियो, एंड उसके बाद ही आप इस वीडियो पे वापस आइए, वरना आपको ये वीडियो समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो लेट अस स्टार्ट विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होते हैं? जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम को एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी और टाइम को एक्स वाई ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी या फिर स्पीड को प्लॉट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्पीड इंक्रीजिंग हो सकती है, मतलब स्पीड ओवर द टाइम बढ़ रही है, तो हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। वेलोसिटी टाइम के साथ घट सकती है, दैट इज डिक्रीजिंग स्पीड, उसको डिसेलरेशन बोलते हैं। या फिर स्पीड कांस्टेंट भी रह सकती है, दैट इज एक्सेलरेशन इज जीरो। चलिए इसको हम एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि हम सभी केसेस को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सभी केसेस को हम एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दें। मतलब वो केस जिनमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वो केस जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब देयर इज डिसेलरेशन, और वो केस जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। सो लेट अस मेक अ ग्राफ फॉर दैट। जैसा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी या स्पीड को प्लॉट करते हैं। हमने इन दोनों की यूनिट देखी है। टाइम की यूनिट सेकंड्स में हम रखते हैं और वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट हम मीटर पर सेकंड में रखते हैं। तो चलिए हम इस केस को प्लॉट करते हैं। लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ, देन आई विल एक्सप्लेन कि उस ग्राफ में क्या क्या हो रहा है। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट, एंड फाइनली द लास्ट। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये पहला पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होता है, दैट इज़ दिस पार्ट। तो मैं देखूंगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है इस पार्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर दिस पार्ट। अब इस ग्राफ में दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर मैं इसमें देखूं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। इसका मतलब दिस पार्ट करस्पॉन्ड्स टू व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट इज कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। द नेक्स्ट पार्ट इज अगेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। पर इस पार्ट में और इस पार्ट में डिफरेंस ये है कि इस पार्ट में वेलोसिटी क्विकली इंक्रीज हो रही है, मतलब थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी बहुत हाईली इंक्रीज हो रही है। तो अगेन इट इज़ अ केस ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। पर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन ए1 था और इस पार्ट में एक्सेलरेशन ए2 है, तो हम बोल सकते हैं कि ए2 इज ग्रेटर देन ए1। और जो लास्ट पार्ट बचा ग्राफ का, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर,
इस पार्ट में क्या हो रहा है, विद इंक्रीज इन टाइम द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम हियर टू हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट इज देयर इज अ डीसेलरेशन हियर। इस ग्राफ में हमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू एक ही चीज याद रखने की जरूरत है, वो है कि कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, मतलब मान लीजिए जो वेलोसिटी का कर्व है, वेलोसिटी का कर्व मतलब दिस एंटायर कर्व, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस कवर्ड इफ यू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, दिस एरिया, दिस एंटायर एरिया इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज एरिया अंडर द कर्व is nothing but distance। अभी ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी हो सकता है या किसी सेगमेंट का डिस्टेंस कवर्ड भी हो सकता है। मान लीजिए मैं एरिया सिर्फ इतने पोर्शन का निकालता हूँ, मतलब मैं सिर्फ टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूँ, तो उस इंटरवल के लिए जो डिस्टेंस होगा वो s1 होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था हम डिस्टेंस को s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। डिस्टेंस वाज द टोटल पाथ लेंथ which is covered by an object, that is distance, correct? So this was the velocity time graph concept. Now there is a next concept in NCERT which is equations of motion. Before starting this topic, let me tell you this. Equations of motion तभी एप्लीकेबल होते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव और एक्सेलरेशन कैन बी जीरो। ओनली इन दोज केसेस हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। लेट अस गो विद द इक्वेशंस ऑफ मोशन वन बाय वन। द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। हमने देखा था, लेट मी गिव यू अ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब हम नामकरण कर रहे हैं, जैसे हर किसी स्टूडेंट का एक नाम होता है, राम, श्याम, सुरेश, अब्दुल, जाकिर, कोई भी नाम हो सकता है। वैसे ही फिजिक्स में हम चीज़ों के नाम रखते हैं। मान लीजिए मैं वी नोटेशन यूज़ करता हूँ। वी का मतलब है फाइनल स्पीड और वेलोसिटी। यू का मतलब होता है इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। टी का मतलब होता है टाइम। एंड एस का मतलब होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, करेक्ट? वो क्वेश्चंस या वो प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और कितने टाइम इंटरवल के लिए मोशन हो रहा है ये पता है, उन केसेस में हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो केसेस जिसमें हमें फाइनल डिस्टेंस कवर्ड निकालना होता है, तो उसमें हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। घबराइए मत, वी विल बी डिराइविंग दीज इक्वेशंस
क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चंस में ये डेरिवेशन हेल्प करती है, और डेरिवेशन हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझनी है। डेरिवेशन हमें ऐसे समझना है कि मान लीजिए कल को कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाए, तो हम उसके लिए भी कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर सकें और यूज कर सकें। एंड द लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. So let's derive the first equation of motion, which is v is equal to u plus at. अगेन इसके लिए हमें फिर से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ हियर। अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हम समझ चुके हैं, तो वी शुडंट बी वरिंग अबाउट दिस ग्राफ्स एनी मोर। हमें क्विकली ये समझ आ जाना चाहिए। तो वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस पे है टाइम, और मान लीजिए कि मोशन इस तरह से वेरी कर रहा है, करेक्ट। लेट मी गिव यू दीज पॉइंट्स सम नेम्स। लेट इट बी ए, पॉइंट बी, दिस इज ओरिजिन। अगर मैं बी का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट निकालूं, दैट विल बी सी, और ए से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं बी सी पे, दैट विल इंटरसेक्ट एट डी। नाउ वी नो दैट जब टाइम जीरो है, मतलब यहाँ पे, तो हमारी वेलोसिटी कुछ है, सर्टेन अमाउंट है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u। और हमने vt ग्राफ में देखा था कि जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है वो एक्सेलरेशन होती है, मतलब स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इस कर्व में स्लोप क्या है? सी दिस इज अ ट्रायंगल विच इज बीइंग फॉर्म्ड, और अगर मैं थीटा रखूं तो tan थीटा इज स्लोप। एंड व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर हमारा ये डिस्टेंस है और बेस ये है, so which is nothing but BD upon AD. Now we know that BD is the change in velocity. कैसे? जब पॉइंट B पे हमारा y एक्सिस का वैल्यू v है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और D पे हमारी y एक्सिस की वैल्यू u है, तो BD इज चेंज इन वेलोसिटी and the line AD is equal to line OC, which is T. So AD is T. What is change in velocity? Final minus initial velocity by T, which is nothing but A. अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो आई विल गेट V is equal to U plus AT. And hence we have derived the first equation of motion. Now let us derive the second equation of motion. Second equation of motion क्या थी? S is equal to ut plus half at स्क्वायर। यहाँ भी हम सेम ग्राफ को यूज कर रहे हैं, इसमें जस्ट हम एडिशनली कुछ इनपुट्स ऐड करने होंगे। दैट इज, अगर मैं इतने कर्व एरिया को डेल्टा वाई बोलूँ और इतने को मैं डेल्टा एक्स बोलूँ, दैट इज, ये बोल सकता हूँ करेक्ट, डेल्टा वाई इज चेंज इन वेलोसिटी एंड डेल्टा एक्स इज चेंज इन टाइम। ये जस्ट मैं यूज कर रहा हूँ ताकि मैं स्लोप को डिफाइन कर सकूँ। और हमने एक और चीज देखी है कि व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व। जस्ट हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था। तो लेट अस डिराइव दिस। तो हमारा एरिया अंडर द कर्व क्या होगा?
which is nothing but sum of two areas, that is area of this triangle ABD and area of this rectangle AODC. Correct? So let me write it. Area of triangle ABD plus area of rectangle को मैं से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ OCDA. आप ये OCDA भी लिख सकते हो, ADCO भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर. तो आपको ये सब क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है. तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD? वी नो दैट एरिया ऑफ a right angled triangle is half of base into height. प्लस हम कुछ करेंगे बाद में. लेट मी फोकस ऑन दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट. तो व्हाट इज द बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल? इसमें राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे. बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज डेल्टा फाई एंड हाइट ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज डेल्टा एक्स. तो हमारा बेस आ गया डेल्टा वाई एंड हाइट आ गया डेल्टा एक्स. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड. करेक्ट? अगर मैं इस साइड मल्टीप्लाइड बाई ये साइड कर दूं तो आई विल गेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो हमने पहले भी देखा है दैट इनिशियली देयर इज अ वेलोसिटी हियर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय u. करेक्ट? तो एक साइड u हो गई. नाउ द टाइम इज टोटल टाइम इज t. तो वन साइड इज u, अनदर साइड इज t. So this is directly ut. Correct? हम फर्स्ट पार्ट तक तो पहुंच गए हैं ऑलरेडी. नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द सेकेंड पार्ट. अभी हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज स्लोप एंड स्लोप इज अगेन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. करेक्ट? नाउ डेल्टा वाई को एज इट इज रहने देता हूं मैं एंड एक्स हियर. डेल्टा एक्स इज टाइम. करेक्ट? तो डेल्टा वाई इज 80. नाउ लेट मी सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे को पता चलेगा डेल्टा वाई वॉज 80 एंड डेल्टा एक्स वॉज t प्लस ut एंड एरिया इज नथिंग बट s. तो हम वी हैव डिराइव्ड इट ऑलरेडी. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. So this is the second equation of motion. Now let me derive the third equation of motion. That is v square minus u square is equal to 2as. अब इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, दैट इज टाइम. इसको डिराइव करने का पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व निकाल लो. तो विच विल बी डिस्टेंस. तो s इज इक्वल टू दैट इज एरिया अंडर द कर्व. हमने पिछले केस में जब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे थे तब हमने एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. द फर्स्ट पार्ट वाज दिस ट्रायंगल एंड द सेकंड पार्ट वाज दिस रेक्टेंगल. पर मैं अगर ध्यान से देखूं दिस एंटायर फिगर वी हैव रेड इट समवेयर बिफोर. तो दिस इज नथिंग बट ए ट्रेपेजियम. करेक्ट? तो S will be area of trapezium O, C, B and A. Now I know that area of a trapezium. Let me draw it for your clarity. मान लीजिए एक ट्रेपेजियम ऐसा है. जनरली हम जिस फॉर्म में ट्रेपेजियम को पढ़ते हैं उसी फॉर्म में हम फॉर्मूलेज याद करते हैं. बट ट्रेपेजियम कैन बी उल्टा ऑल्सो, घुमा भी सकते हैं हम ट्रेपेजियम को. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वॉज, ये पैरेलल साइड्स हैं इसके दो और इसके बीच में एक हाइट है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वॉज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. करेक्ट? इस केस में
पैरेलल साइड्स कौन से हैं? BC एंड OA आर द पैरेलल साइड्स, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस ये है, करेक्ट? तो व्हाट इज एस? हाफ ऑफ sum of parallel sides, that is BC plus OA, and distance between them is OC, correct? Now which is 1 by 2. BC क्या है? BC is nothing but V, and OA क्या है? OA is nothing but U. Let me explain it to you. BC इतना होगा, BC is same as OE, right? और B है V के बराबर, B पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट है V के बराबर, और OA है दिस. जब टाइम 0 था, then there was a velocity which is initial velocity which is equivalent to U. So the sum of parallel sides is V plus U. Now what is OC? OC is delta x, or delta x is nothing but time. जनरली हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं. इट इज़ अ सिंपलर तरीका कि आपको बार बार इक्वेशन ना लिखना पड़े. इसका मतलब है डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर मैं ऊपर एक ऐसा एरो करके बना दूं, दैट इज इक्वल टू टी. दिस इज वेल अंडरस्टूड, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं. मैनी टॉपर्स यूज दिस ट्रिक, जिससे वो फास्ट होते हैं. दे इवेलुएट इक्वेशंस फास्टर बाय दिस मेथड. नाउ टी पर मैं अगर वापस से अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को देखूं, इसमें टी का कंपोनेंट नहीं है. अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी जिसमें v था, u था, a था और t था. अब उस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं in relation with v, u and a. What was that equation? That equation was first equation of motion, that is v is equal to u plus at. करेक्ट? तो इससे टाइम आ गया v माइनस यू बाई ए. अब मैं इसको टाइम की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो व्हाट विल आई गेट? s is equal to half v minus u v plus u by a. अभी हमने ये आइडेंटिटी वी नो. व्हाट डू वी नो अबाउट दिस आइडेंटिटी? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस. दिस यू हैव सीन समवेयर इन मैथमेटिक्स. सी, लर्निंग मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स. आपको बेसिक मैथ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे आप अपनी फिजिक्स को बेहतर कर सकते हैं. दिस आइडेंटिटी इज a minus b, a plus b is nothing but a square minus b square. हमने इसको उल्टा पढ़ा हुआ है, मतलब हमने इसको पढ़ा हुआ है a square minus b square is equal to a minus b plus a plus b. Let me substitute here. I will get v square minus u square by 2a. Correct? Let me rearrange this equation and I will get v square minus u square is equal to 2as. So this is the third equation of motion. See, it was very simple to derive these equations. हमने जस्ट 2-3 कॉन्सेप्ट्स का ही यूज़ किया है और ढेर सारा मैथ्स हमने यूज़ किया. तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए पहला कि एरिया अंडर द वीटी कर्व इज डिस्टेंस. दूसरा, स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज एक्सेलरेशन. सिर्फ इन दो कॉन्सेप्ट से ही हमने डिराइव कर दिया. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग दिस इक्वेशन इज, इनमें एक ही असम्पशन है दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. एक्सेलरेशन इज मे बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन मे बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन मे बी जीरो. पर मान लीजिए एक केस आता है जिसमें एक्सेलरेशन शुरुआत के 5 सेकंड के लिए 10 है, अगले 5 सेकंड के लिए 15 है. तो कैन वी यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन? एब्सोल्युटली नो. इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, वी विल गेट इनटू ट्रबल.
हम इनको गलत डिराइव कर देंगे। तो प्लीज रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट। नाउ वी हैव रीच्ड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ मोशन। ये हमने क्विकली मोशन के चैप्टर को इतनी जल्दी रिवाइज कर लिया, और विल कम बैक टू दिस माइंड मैप while revising the motion chapter for class 9th NCERT science. So the last topic is uniform circular motion. This is a special case which has been mentioned in NCERT. इस केस में क्या होता है कि हमने देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन और इन अ डिफाइंड डायरेक्शन। जो सर्कुलर मोशन का केस है वो एक ऐसा केस है जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट रह रही है पर वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट। So let me explain it how. Let me take an example. जब एक मोशन हो रहा है about a rectangular field, मतलब the object starts from here, then it goes here, here, then here, then here. ऐसे चारों तरफ रेक्टेंगल के मूव कर रहे हैं। तो what, but the condition is वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। बट इसमें चेंज क्या हो रहा है? जब वो डायरेक्शन ए बी की तरफ मूव कर रहा है देन इट्स डायरेक्शन इज दिस। जब वो बी सी की तरफ मूव कर रहा है देन डायरेक्शन इज दिस। देन सी डी की तरफ मूव कर रहा है देन डायरेक्शन इज दिस। एंड फाइनली जब वो डी की तरफ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन इज दिस। तो इस केस में हर साइड के चेंज होने पे द वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग बट स्पीड इज कांस्टेंट। अगर इसी एग्जांपल को मैं एम्पलीफाई कर दूं, लेट मी मेक इट ए हेक्सागन। व्हाट इज हेक्सागन? लाइक दिस इज एन हेक्सागन। इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन हर साइड के चेंज होने पे फिर से चेंज हो रही है। अगर मैं इस साइड को इन्फिनिट बना दूं, मल्टीपल साइड्स बना दूं, तो व्हाट विल हैपन? विल रीच एट अ सर्कल। सर्कल प्रॉपरली नहीं बना बट विल मैनेज। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट गोज अराउंड द सेंटर ऑफ सर्कल लाइक दिस। तो इस केस में क्या हो रहा है? एवरी मोमेंट पे, किसी भी पॉइंट पे देखो, द वेलोसिटी इज चेंजिंग। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? रिमेंबर दिस, व्हेन देयर इज अ सर्कुलर मोशन the direction of velocity is tangential to the circle. What is tangent? The tangent is simply, you should have learned it in maths, but let me explain it again. मान लीजिए मैं इस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करता हूँ। लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इन कंसिडरेशन इज टेंजेंट। मतलब a line which intersects the circle at only one place, it is tangent. टेंजेंट की इन जनरल डेफिनेशन भी यही होती है। फॉर अ कर्व, a tangent is defined as a line which intersects the curve at only one place. That is tangent. So this was a circular motion, and finally this was the last topic of chapter motion in class 9th NCERT. अगर you have followed both the videos with me and made your own notes, so I expect you guys to have made this kind of mind map. Abhi, this is very important. Please listen this. This mind map is very very important when it comes to revision. जब भी आप रिवाइज कर रहे होगे, you don't have to take your book again, और जहाँ पे आपने हाईलाइट कर रखा है आप बार बार उसको नहीं देखेंगे because it will be consuming your time very much. मान लीजिए एग्जाम है, आपको 5 मिनट में मोशन को रिवाइज करना है, तो दिस विल हेल्प। मैं आपसे बेट करता हूँ कि दिस यू कैन रिवाइज इन 5 मिनट्स। ये 5 मिनट्स, मोर देन 5 मिनट्स कब होंगे? ये 5 मिनट 10 मिनट कब होंगे? जब आप इसको पढ़ना चालू करेंगे एंड यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग। मान लीजिए डिस्क्राइबिंग मोशन आपने देखा, यू नो व्हाट इज डिस्टेंस, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको पता है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या पता है, आपको पता है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है।
देन यू डोंट हैव टू गो बैक टू योर बुक और इसको वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैं पहुंचा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे और मैंने देखा एक्सेलरेशन नेगेटिव को डिसोलेशन बोलते हैं और मुझे लगा कि मेरे को डिसोलेशन नहीं आता है, तभी आपको बुक पे वापस जाना है और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। सेम हियर, मान लीजिए मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जाता हूँ और मेरे को याद नहीं आ रहा है, देन ओनली आई हैव टू गो टू द बुक, अदरवाइज दिस मच माइंड मैप इज सफिशिएंट टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर ऑफ मोशन इन क्लास 9 साइंस। एंड आई बेट कि नोबडी इज टीचिंग बाय दिस मेथड, क्योंकि मैंने खुद ये मेथड आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अपने लिए डेवलप किया है। एंड आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस क्लासेस, आई हैव गॉन टू माय हायर स्टडीज, और तभी मैंने ये मेथड अपने लिए डेवलप कर पाया। एंड आई रीड अ लॉट ऑन डेली बेसिस, मैं दिन में बहुत कुछ पढ़ता हूँ और आई फॉलो दिस मेथड ऑफ मेकिंग माइंड मैप एंड आई फॉलो द लेयर्स ऑफ लर्निंग, विच मैं उसको सफिशिएंटली एम्फसाइज नहीं कर सकता, मैं उसको स्ट्रांगली बता नहीं सकता कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द मेथड लेयर्स ऑफ लर्निंग। इस मेथड ने मेरी बहुत हेल्प की है, इस मेथड ने मेरे को सब कुछ याद करने में हेल्प किया है। दिस वीडियो आई एम मेकिंग आफ्टर लाइक 8 years ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर मोशन, और फिर भी आई रिमेंबर एवरीथिंग आउट ऑफ इट बिकॉज आई स्टडीड लाइक दैट। हाँ, आई एग्री कि जब मैं ये पढ़ रहा था, जब मैं 9th क्लास में था, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस मेथड, पर मैं सबकॉन्शियसली मतलब अपने दिमाग के अंदर में ऐसे ही पढ़ता था। ये मेरे को बाद में पता चला कि इसको थियोरेटिकली लेयर्स ऑफ लर्निंग बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर मोशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक इट। अगर आप समझते हैं कि आपके दोस्तों तक की वीडियो पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ शेयर इट विद देम सो दैट दे ऑल्सो गेट एनरिच्ड। एंड लेट मी टेल यू कि हमें स्कूल में कंपटीशन बताया जाता है कि बी कॉम्पिटिटिव, तो हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम अपने फ्रेंड से ही चीज़ें छुपाने लगते हैं। बट इफ़ यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड योर फ्रेंड हैज़ अंडरस्टूड इट बेटर देन यू, तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ट्राई टू इनकलकेट दिस आइडिया, बी कॉम्पिटिटिव, बी हार्ड वर्किंग, बट डोंट बी अ कट थ्रोट। मतलब एक दूसरे की टांगे मत काटो, ग्रो टुगेदर एंड लर्न अ लॉट। एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू मोर एंगेजिंग वीडियोस लाइक दिस, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझा रहा हूँ, देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। I'll be coming up with more videos like this, and I'm sure I'll be coming up with more videos like this. Thank you for your time and your patience for being with me throughout this video. If you have come this far, you have done a great job. You have the patience to understand this topic. आपको एक न्यूज़ फ्लैश आइटम नहीं चाहिए था, आपको एजुकेशन चाहिए थी, तभी आप यहाँ पे हो। एंड यू हैव कवर्ड इट थ्रू आउट, एंड आई होप यू हैव मेड नाइस नोट्स आउट ऑफ इट। So thank you so much for your time, and I'll be coming up with more videos like this. Stay tuned.